स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चारवाका फिलोसफी विच इज़ द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो आज के इस सेशन के साथ में नए साल में मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारी नई सीरीज दैट इज़ ऑफ इंडियन फिलोसफी। और इंडियन फिलोसफी जो कि आपका पार्ट है यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल के सिलेबस का पेपर 1 में पार्ट बी। तो इसमें जितने भी आपके यूनिट्स हैं सभी को मैं कवर करने वाला हूं। ये जो सीरीज है आपकी इंडियन की आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम पहला टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चारवाका। इससे पहले मैंने वेस्टर्न की सीरीज कंप्लीट कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। वेस्टर्न की सीरीज में मैंने प्लेटो से लेके क्वाइन एंड स्ट्रॉसन तक सारे यूनिट्स को कवर किया है। उसी तरीके से जो हमारी इंडियन की सीरीज है इसको भी मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। हमारा चारवाका से लेके और जो औरबिंदो है हमारी लास्ट यूनिट, पूरा का पूरा मैं इंडियन का सिलेबस कवर करने वाला। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं चारवाका फिलोसफी। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो कॉन्टैक्ट आईडी है, टेलीग्राम की आईडी है गुप्ता सौरभ BLY1, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम आईडी मेरी रहेगी। इसके अलावा हमारी जो लाइव क्लासेस हैं फिलोसफी ऑप्शनल की वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और इसकी जो क्लासेस हैं वो 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आज 4 जनवरी है, आज जो क्लासेस हैं हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं हमारे लाइव कोर्स की, तो लाइव कोर्स में हम बात करेंगे हमारे लाइव क्लासेस की। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 12 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिलेंगे, हैंडरिटन नोट्स भी हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, ताकि लाइव क्लासेस के दौरान आपको लिखना ना पड़े। क्योंकि लाइव क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं। इसलिए वो पॉइंट्स आपके मिस ना हो, इसलिए आपका पूरा जो अटेंशन है वो लाइव क्लासेस में बना रहे। इसके लिए मैं आपको जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए मैं आपको जो माइंड मैप्स हैं वो भी प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, सभी का एक मैपिंग आपके माइंड में हो जाती है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको पता रहता है कि भाई इस टॉपिक से अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स मेरे माइंड में होने चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके जितने भी टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के सिलेबस में दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही कम वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन के साथ में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ में मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड किया है माइंड मैप से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इसके अलावा आपकी जो लाइव क्लासेस की जो PPTs होती हैं जिनसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वो PPTs भी मैं आपको एक दिन पहले शेयर कर देता हूँ। क्योंकि हमारे जो लाइव क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, जहाँ पे मैं अपनी PPTs को एक दिन पहले शेयर कर देता हूँ। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको मिलता है। जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, जो भी बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे प्रिपेयर किया है। आपको कहीं भी कोई भी एक्सटर्नल बुक जो है, रेफरेंस बुक जो है वो रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेस्ट टू बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिले, इस बात को मैंने इंश्योर किया है जब मैंने अपना स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो 12 टेस्ट जो आपके होते हैं, उन 12 टेस्ट में 4 आपके जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट आप अपने लिख के अपलोड करते हैं, उसका एवेल्युएशन 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है। इसके अलावा उन टेस्ट का जो डिस्कशन है वो भी हम लाइव क्लासेस में करते हैं। क्लासेस के दौरान हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं हर टॉपिक के बाद में। जैसे प्लेटो कंप्लीट हुआ तो प्लेटो से रिलेटेड पिछले सालों के में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमारी कैसे हो, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। के अलावा आपके जो डाउट सेशंस है, रिवीजन सेशंस है, वो हर सैटरडे को आपके हर वीकली जो है सैटरडे को हम उसको भी करते हैं। वही हमारी टाइमिंग जो है क्लासेस की वो रहती है 1 से 4 दिन में, हमारी टाइमिंग जो है वो 1 से 4 रहती है। और अगर कोर्स कंप्लीट का अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 मंथ्स में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, जिसमें हमारे PYQs के डिस्कशंस भी रहते हैं, डाउट्स भी रहते हैं, रिवीजन सेशंस भी रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो भी रहता है, टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस भी रहते हैं। तो कुल मिला के 4 महीने में आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है विद रिवीजन एंड PYQ डिस्कशन एंड टेस्ट सीरीज। तो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल लाइव कोर्स। और इसकी जो फीस है वो 20,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SG लाइव तो आपको मिल जाएगा ये 15,999 में। तो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल लाइव
लाइव क्लासेस। तो जो एडमिशन्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन्स इसके बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे। तो फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में। तो चलिए, ये तो रही बात लाइव क्लासेस की। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज चारवाक। तो चारवाक की अगर हम बात करते हैं तो चारवाक एक हीडोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। हीडोनिस्टिक का मतलब होता है कि एक सुखवादी दर्शन है। ये सुख यानी कि जो सेंस प्लेजर है, इसको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, विच मीन्स जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही उधार लेके पियो, भस्मीभूत से देह से पुनर्गमनम कुतः, विच मीन्स एक बार अगर आप भस्मीभूत हो गए, अगर एक बार आपके बॉडी का लास्ट राइट हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तो फिर दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। विच मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन द रीबर्थ, उनका रीबर्थ में कोई बिलीव नहीं है। इस तरीके का ये दर्शन है जो कि सुख को ही प्रधानता देता है। इनके हिसाब से जो सेंस प्लेजर है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। हमें जो कुछ भी करना है अपने लाइफ में, वो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें उससे सुख मिलना चाहिए, हमें उससे प्लेजर मिलना चाहिए। लेकिन इनकी एक और चीज अच्छी, ये कहते हैं कि अगर हम सुख की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत दुख भी मिलता है, थोड़ा बहुत अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको घबराना नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सुख की प्राप्ति के लिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी कि घी पियो, भले ही उधार लेके पियो। घी पीने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, आपके सुख के जो साधन हैं उनको जुटाने के लिए, आपको जिस भी चीज की जरूरत है उसको अगर आपको उधार भी लेना पड़ता है ना, तो आप उधार ले लो। कैसे चुकाया जाएगा इसकी आप टेंशन मत लो। जिससे आपने उधार लिया है वो थोड़ा बहुत आपको ताने कसता है, थोड़ा बहुत आपको टॉर्चर करता है, ठीक है, तो उसको भी सह लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सुख के साधन तो आपको जुटाने ही, क्योंकि ये जो संसार है इसमें आने का मौका एक ही बार मिला है, शरीर एक ही बार मिलता है, अगला रिवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जब तक जीवित हो तब तक आप सुख के साधन जितने जुटा सकते हो उतने जुटा लो। दिस इज वाई दे आर नोन एज सुखवादी और हिडोनिस्टिक फिलॉसफी। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल प्लेजर है उसमें विश्वास करते हैं। इस संसार में रहने के लिए आपको अपना सेंस ऑर्गन्स का जो ग्रेटिफिकेशन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी तृप्ति के लिए जो कुछ भी आपको करना है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आंखों की, आंखों को देखना अच्छा लगता है तो जो चीज देखने अच्छी लगती है तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। जो सुनना अच्छा लगता है वो सुनना चाहिए, ठीक है। जो बातें आपको अच्छी लगती है उनको आपको सुनना चाहिए। जो टच करना अच्छा लगता है उसको टच करना चाहिए। जिसकी स्मेल अच्छी लगती है उसको आपको सूंघना चाहिए। जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो आपको खाना और पीना चाहिए। तो दिस इज नोन एज मटेरियलिज्म, यानी कि जो मटेरियल प्लेजर है उसको ये इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम बात करते हैं चारवाक शब्द की, तो चारवाक शब्द का मतलब होता है चारू प्लस वाक। चारू का मतलब होता है मीठा, वाक का मतलब होता है वाक्य, यानी कि ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग जो कि मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं। मैं अगर आपकी तारीफ करता हूं कि आप तो बड़े ब्यूटीफुल हैं, आप तो बड़े हैंडसम हैं, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं आपकी बुराई करता हूं, अगर आपको क्रिटिसाइज करता हूं तो आपको बुरा लगता है। तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मीठी मीठी बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। ये मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं। अगर हम बात करते हैं चारवाक की, तो चारवाक का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे मीनिंग्स निकाले जाते हैं। इसका ट्रू मीनिंग क्या है ये नहीं पता, क्योंकि चारवाक का जो बृहस्पति सूत्र है, क्योंकि इसके जो प्रोपाउंडर है वो महर्षि बृहस्पति हैं, और इनका जो लिखा हुआ बृहस्पति सूत्र है उसी से हमें चारवाक के दर्शन मिलते हैं। लेकिन क्योंकि चारवाक को इतना पसंद नहीं किया गया, इनको क्रिटिसाइज किया गया, इसलिए इनका जो बृहस्पति सूत्र था, इनके जितने भी ऑथेंटिक टेक्स्ट थे उन सभी को जला दिया गया, क्योंकि ये सुखवादी दर्शन थे। ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ऐसे देश जिसका नाम है भारत, और जहां पर लोगों के रग रग में ईश्वर और वेद बसते हैं, तो वहां पर अगर आप ईश्वर की, अगर वेद की निंदा करोगे तो फिर आपको कौन पसंद करेगा। और वही हुआ इनके साथ, जिसकी वजह से इनके जितने भी ग्रंथ थे उनको जला दिया गया। तो इनका कोई भी ऑथेंटिक टेक्स्ट अब हमें नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं इनके मटेरियलिज्म की, तो ये मटेरियल प्लेजर को ही इंपॉर्टेंस देते हैं।
चारवाक का क्या रियल मीनिंग है, वो कई सारे स्कॉलर्स का अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलता है। एक तो चारवाक का मतलब ये हो गया कि चारू प्लस वाक, मीठी मीठी बातें करने वाले और सुनने वाले लोग। दूसरा चारवाक का मतलब निकाला जाता है लोकायत। लोकायत का मतलब होता है कॉमन मैन, यानी कि हम सभी कॉमन मैन हैं, तो हम सभी लोगों का ये दर्शन है, हम सभी ऐसे ही होते हैं। हम लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सब इस दर्शन में लिखा है। तीसरा जो मतलब निकाला जाता है दैट इज कि खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। ये जीवन आपको मिला है, यहाँ पे आपका जो शरीर है उसमें सेंस ऑर्गन्स है, उनके ग्रेटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, खाना पीना है और ऐश करना है। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े आप कीजिए। आपको लोन लेना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप हिचकिचाइए मत, आप लोन ले लीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही लाइफ का अल्टीमेट एंड है। अगर हम बात करते हैं दूसरे दर्शनों की, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो यहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है कि हमें पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ में 4 चीजें आती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म की बात नहीं करते और मोक्ष की बात नहीं करते। इन दो आइडियोलॉजीज में जो दो आइडियल्स हैं, इनमें इनकी कोई भी आस्था नहीं है, कोई भी बिलीव नहीं है। ये कहते हैं कि अर्थ और काम, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। काम का मतलब है सेंसुअल प्लेजर, अर्थ का मतलब है मटेरियलिज्म, यानी कि जो भी मटेरियल चीजें हमें चाहिए, पैसा, धन, दौलत, जो कुछ भी हमें चाहिए, उसी से हमारा जो काम है उसकी तृप्ति होगी। काम का मतलब है सेंस प्लेजर। अब सेंस प्लेजर हमको तभी मिलेगा जब हमारे पास दौलत होगी, पैसे होंगे। तो इसके लिए पुरुषार्थ में सिर्फ 2 ही चीजों को ये एक्सेप्ट करते हैं, एक तो अर्थ को और दूसरा काम को। धर्म और मोक्ष में इनका कोई विश्वास नहीं है। लेकिन जो लेटर चारवाकास थे, जो बाद के चारवाकास थे, उन्होंने धर्म को भी उसमें ऐड किया है, धर्म को भी पुरुषार्थ में ऐड किया है, लेकिन मोक्ष में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। ये मोक्ष की बात नहीं करते, क्योंकि मोक्ष के लिए हमें आत्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन आत्मा में तो ये विश्वास ही नहीं करते। आगे अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये जो है ये है पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि व्हाट आई सी आई विल बिलीव, मैं उसमें विश्वास करूंगा जिसको मैं देख सकता हूं। इस प्रकार से अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, तो इंडियन फिलोसफी में जनरली जो वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो प्रमाण है, वो 4 माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस, उपमान यानी कि परसेप्शन और शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। ये सिर्फ प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं उसी में विश्वास करते हैं, ना तो हम सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं, यानी कि शब्द प्रमाण में इनका कोई विश्वास नहीं है। और यही रीजन है कि वेदों में विश्वास नहीं करते। अनुमान में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि अनुमान के आधार पर हम किसी भी चीज का अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें फैलेसी हो सकती है, क्योंकि अनुमान तो गलत भी हो सकता है। ये कहते हैं कि अनुमान लगाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होते हैं? हेतु, व्याप्ति और साध्य। इसका क्या मतलब है? हेतु का मतलब होता है जिस चीज को हम देखते हैं, मेरे सामने जो चीज है उसको हेतु कहते हैं। उस देखी हुई चीज के आधार पर हम जिस चीज का अनुमान लगाते हैं वो साध्य है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन उसको व्याप्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं पहाड़ी की, तो पहाड़ी जो है, पहाड़ी पर स्मोक यानी कि धुआं है। अब उस धुएं को देख के मैं ये अनुमान लगाता हूं कि पहाड़ी पर आग लगी है, क्योंकि मैं ये मानता हूं जहां जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं आग को तो देख नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ धुएं को देख पा रहा हूं। तो धुआं जिसको मैं देख पा रहा हूं वो मेरे लिए हेतु का काम कर रहा है, जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं देखी हुई चीज के आधार पर, यानी कि धुएं के आधार पर, और वो है आग, यानी कि वो साध्य है। लेकिन आग और धुएं के बीच में कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना। वो रिलेशन क्या है? व्याप्ति। चारवाक ये कहते हैं कि व्याप्ति जो है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हमें हमेशा रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां जहां पे आपको धुआं दिखाई दे रहा है वहां पे आग हो सकता है आग बुझ चुकी हो, या हो सकता है वो धुआं कहीं और से उड़ के आया और आपको लग रहा हो, अभी वो पहाड़ी पे पहुंचा तो आपको लग रहा है कि अभी पहाड़ी पे आग लगी है। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉलेज है ये एरोनियस हो सकती है। बादलों को देख के हम बारिश का अनुमान लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बादल आए हैं तो बारिश भी होगी। इसका मतलब ये है बादल और बारिश के बीच में जो रिलेशन यानी कि जो साध्य है, जो व्याप्ति है वो स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है तो वो हमें रिलायबल नॉलेज हमेशा नहीं देगी। अब क्योंकि वो रिलायबल नॉलेज हमें नहीं देगी, इसलिए हम अनुमान को एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते। हम चीजों के जनरल एस्पेक्ट्स के आधार पे हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो उनके एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज होते रहते हैं, उन्हीं के बेस पे हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कहते हैं
एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि अगर हम गाय की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं, तो जो काऊ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो काऊ आपके सामने खड़ी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, उसका जो वेट है, उसका जो साइज है, वो उसके एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर गाय में अलग अलग होते हैं। ये कहते हैं हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के गाय को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम सारी गायों को गाय देखते हैं, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को नहीं मिलते। अब क्योंकि ये कहते हैं कि क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते, जो कि सामान्य लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षणों को हम देख नहीं सकते, तो हम उन चीजों में विश्वास भी नहीं करते। वी कैन ओनली सी द काउ बट वी कैन नॉट सी द काउनेस विच इज यूनिवर्सल और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हम काऊ को देख सकते हैं, गाय जो मेरे सामने खड़ी है उसको मैं देख सकता हूं, लेकिन जो काउनेस है, गाय का जो एसेंशियल आइडिया है, जो यूनिवर्सल आइडिया है, उसको तो मैं देख ही नहीं सकता, तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। अब जो न्याय दर्शन है वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन ये कहते हैं कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, यानी कि जब हम परसेप्शन लेते हैं, तो हम ऑर्डिनरी परसेप्शन के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी लेते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन का मतलब होता है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, यानी कि इंद्रियों के सन्निकर्ष में जब कोई चीज आती है तो जो उत्पन्न होता है उसको ज्ञान कहते हैं। इंद्रियार्थ यानी कि इंद्रिय, सन्निकर्ष यानी कि सेंस कांटेक्ट में आना, सन्निकर्षोत्पन्नम यानी कि जिससे उत्पन्न होता है, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसके ऑब्जेक्ट, उसके कोई भी चीज ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके जब कांटेक्ट में आती है तो उसका हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी कि उसको हम परसेप्शन कहते हैं। अब ये जो परसेप्शन है दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है ऑर्डिनरी परसेप्शन जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग ये तीन तरीके का होता है। वो तीन तरीके के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सामान्य लक्षण, दूसरा ज्ञान लक्षण और तीसरा योगज। यहाँ पे हम सब सिर्फ सामान्य लक्षण की बात करेंगे, क्योंकि सामान्य लक्षण को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन बोलते हैं, न्याय वैशेषिक वाले, तो जो न्याय के महर्षि गौतम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको ये रिजेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ साथ हम उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको भी देखते हैं। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी कि जिसको हम काउनेस कहते हैं। काउनेस तो एसेंशियल है जिसकी वजह से हम दुनिया की सारी काऊ को काऊ बोलते हैं, और ऐसे एक्सीडेंटल वो होते हैं जो सारी काऊ में अलग अलग होते हैं। तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में हम उन सामान्य गुणों का प्रत्यक्षीकरण भी करते हैं, यानी कि उनको हम परसीव करते हैं, जिसके कारण हमने उसको गाय बोला है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। मैं ह्यूमन हूं, मेरी ह्यूमननेस को देख के ही आपने मुझे ह्यूमन बोला है, तो मेरी ह्यूमननेस तो आपने देखी होगी ना। मेरी ह्यूमननेस आपने देखी, इसका मतलब यह है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन लिया है, क्योंकि मेरी ह्यूमननेस आपको सेंस ऑर्गन से दिखाई नहीं देती। आपको सेंस ऑर्गन से सिर्फ मेरे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक्सीडेंटल हैं, जो हर व्यक्ति में चेंज होते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब आप मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी कर रहे हो। हम हर चीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन करते हैं, क्योंकि हम चीजों के साथ साथ उनके क्लास को भी उनमें परसीव करते हैं। अब अगर हम चार्वाक की बात करते हैं तो चार्वाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सामान्य लक्षणों को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ चीजों को देख सकते हैं उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के थ्रू। जो उनके विशिष्ट लक्षण हैं जो कि एक्सीडेंटल होते हैं, सिर्फ उनको देख सकते हैं, हम उनके सामान्य लक्षणों को नहीं देख सकते। हम सिर्फ गाय को देख सकते हैं, गाय का जो एसेंस है, जो आइडिया है, उसको हम नहीं देख सकते। वी कैन ओनली परसीव काउ बट वी कैन नॉट परसीव काउनेस, सो वी डू नॉट बिलीव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। इस तरीके से जो न्याय है वो इनके ऊपर प्रहार करते हैं जब ये कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हीटेरोडॉक्स। ये इनका ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है। अगर हम बात करते हैं चार्वाक की, तो चार्वाक का ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है। चार्वाक ही कहते हैं कि त्रयो वेदस्य कर्तारो भंडधूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भांडधूत निशाचर हैं, जिन्होंने ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक जैसे कॉन्सेप्ट्स की रचना की है अपने फायदे के लिए। तो इसलिए इनका ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है। पहला तो ये इनका आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है, ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ प्रत्यक्ष में विश्वास है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण हम नहीं देख कर सकते, क्योंकि ईश्वर को हम परसीव नहीं कर सकते, गॉड को हम परसीव नहीं कर सकते, इसलिए हम गॉड को नहीं मानते। क्योंकि ये इनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, इनके अकॉर्डिंग जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज परसेप्शन ओनली, और वो भी स्पेसिफिक। जनरल परसेप्शन की तो बात ही नहीं करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन की तो बात ही नहीं करते, ये सिर्फ ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात करते हैं जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं। अब अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तो हम गॉड को परसीव कर नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि गॉड एग्जिस्ट इनके लिए नहीं करता, इसलिए इनको हीटेरोडॉक्स कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये अथीस्ट भी हैं। अब एक चीज आपको समझनी है, इंडियन फिलोसॉफी के कॉन्टेक्स्ट में अथीस्ट वो होता है जो वेदों को नहीं मानता, लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हीटेरोडॉक्स कहा जाता है।
जनरल टर्म्स में हम अथीस्ट उसको बोलते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता, जो नास्तिक है, और वेदों को नहीं मानने वाले को हम वेद निंदक कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की, तो जो हमारा षट दर्शन है उसमें उसके अकॉर्डिंग मनुस्मृति ये कहते हैं, मनुस्मृति में कि नास्तिको वेद निंदका, यानी कि नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है। नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है, जो ईश्वर की निंदा करता है वो ईश निंदक है, यानी कि वो कौन है, वो हीटेरोडॉक्स है। ऐसी फिलॉसफी जो ईश्वर की निंदा करती है, ईश्वर में विश्वास नहीं करती, उसको हीटेरोडॉक्स कहा जाता है, अनीश्वरवादी कहा जाता है। नास्तिक नहीं कहा जाता। नास्तिक का मतलब है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करता है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी चारवाक की, तो चारवाक नास्तिक हैं क्योंकि ये वेद की निंदा करते हैं, ये अथीस्ट हैं। अब ये वेद की निंदा करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि वेदों को शब्दों में लिखा गया है, और शब्द प्रमाण में तो इनकी कोई आस्था है नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है, शब्दों से हमें जो ज्ञान मिलता है उसका जो आधार है वो अल्टीमेटली अनुमान होता है, यानी कि वो कहाँ से मिलता है, हमें इन्फ्रेंस से मिलता है। इन्फ्रेंस को तो ये पहले रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि ये तो पॉजिटिविस्ट हैं, प्रत्यक्षवादी हैं। इन्फ्रेंस को ये पहले डिनाई कर चुके हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है जिसमें व्याप्ति की जरूरत होती है, और व्याप्ति यानी कि हेतु और साध्य के बीच का जो रिलेशन है व्याप्ति, वो तो बहुत ही कमजोर होता है, तो उससे हमें कोई रियल नॉलेज तो मिलने वाली है नहीं, कोई रिलायबल नॉलेज नहीं मिलने वाली। अब इनको ये कोई समझाए जिसको आप परसेप्शन बोलते हो, परसेप्शन में भी एरर होती है। हम रस्सी में सांप को देख लेते हैं, कई बार हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता, हम धोखा खा लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि परसेप्शन हमेशा रिलायबल होता है? नहीं होता। इस तरीके से इनको कई बार क्रिटिसाइज किया गया है। ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ऑफ थॉट ने इनको क्रिटिसाइज किया है इस बात को लेके कि ये सिर्फ परसेप्शन को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। इन्फ्रेंस को, कंपैरिजन को और वर्बल टेस्टिमनी को नहीं मानते। क्योंकि ये वर्बल टेस्टिमनी को नहीं मानते इसलिए वेदों में भी विश्वास नहीं करते। त्रयो वेद से कर्तारो भंडदूत निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भांडदूत निशाचर हैं, ना तो उनमें विश्वास करना चाहिए, ना ही उनके लिखे हुए वेदों में हमें कोई विश्वास करना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं इनके नो सोल के कॉन्सेप्ट को, ये कहते हैं कि कोई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी है हमारा शरीर है और इसमें कॉन्शियसनेस है, यानी कि कॉन्शियसनेस और शरीर अलग अलग नहीं होता। जो कुछ भी हमारे पास है वो है कॉन्शियस बॉडी, वो कॉन्शियस बॉडी है। अब इनसे ये पूछा जाता है कि ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है यानी कि जो मैटर है, ये मैटर एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मैटर सिर्फ 4 होते हैं, फायर, एयर, अर्थ और वाटर। ये 5 मैटर को नहीं मानते। 5 जो सब्टल एलिमेंट्स होते हैं उनको ये नहीं मानते। 5 सब्टल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इन चारों के अलावा एक और होता है स्काई, यानी कि आकाश, ईथर कहते हैं जिसको। आकाश तत्व में इनका विश्वास नहीं है। इन चारों तत्वों का संबंध हमारे सेंस ऑर्गन से होता है। आकाश का भी होता है, आकाश का संबंध होता है हमारे कान से। अब क्योंकि ये कान पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कान की जो इंद्रिय है उससे शब्द मिलता है और शब्दों पर इनका कोई विश्वास नहीं है, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी में विश्वास नहीं करते, इसलिए आकाश तत्व में भी इनका कोई विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इन 4 तत्वों से मिलकर बना है। ये कहते हैं कि इन चारों तत्वों में कहीं भी, ये जो नेचर के 4 सब्टल एलिमेंट्स हैं, इनमें कहीं भी चेतना नहीं होती, इनमें कहीं भी कॉन्शियसनेस नहीं होती। लेकिन जब ये चारों तत्व एक निश्चित अमाउंट में आपस में मिलते हैं, जब ये बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस बॉडी में कॉन्शियसनेस अपने आप वैसे ही आ जाती है जैसे पान के पत्ते में लाल रंग कहीं भी नहीं होता, लेकिन अगर उसको सुपारी और कत्थे के साथ में खाया जाए तो मुंह में लाल रंग आ जाता है। उसी तरीके से शरीर में चेतना आ जाती है, जबकि शरीर इन 4 तत्वों से मिलकर बना है। इन चारों तत्वों में कहीं भी चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन जब शरीर बनता है इन चारों तत्वों से तो उसमें चेतना अपने आप आ जाती है। वैसे ही जैसे पान में लाल रंग आ गया था। मेहंदी के पत्तों में लाल रंग कहीं भी नहीं होता, लेकिन मेहंदी के पत्ते को अगर पत्थर पर घिस के हाथ पे लगाया जाता है तो हमारे हाथ पे लाल रंग आ जाता है। उसी तरीके से इन चारों तत्वों में कहीं भी चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन इन चारों तत्वों से मिलकर जब शरीर बनता है तो शरीर में कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाती है। और जब ये शरीर खत्म होता है तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी इसके साथ में ही खत्म हो जाती है। आत्मा, परमानेंट सोल जैसी कोई चीज नहीं होती जिसका रीबर्थ होता हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसका रीबर्थ होता हो। परमानेंट सेल्फ में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि शरीर के साथ में जो हमारी चेतना है वो भी खत्म हो जाती है, उसका रीबर्थ नहीं होता। पुनर्गमनम कुतः, यानी कि इस दुनिया में दोबारा से आपका पुनर्गमन नहीं होगा, यानी कि पुनर्आगमन नहीं होगा, यानी कि दोबारा आपका रीबर्थ जो है इस संसार में नहीं होगा। एक बार भस्मीभूत हो गए तो दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः, इस तरीके की ये बात करते हैं। इस तरीके से ये आत्मा के कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं। किसी भी ट्रांसेंडेंटल एंटाइटी, चाहे वो आत्मा हो, ईश्वर हो,
परमात्मा है, जगत है, किसी भी चीज में इनका कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज हैं। और ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज के लिए हमें चाहिए होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, इन्फ्रेंस। देखिए, इन्फ्रेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन या फिर स्क्रिप्चरल नॉलेज जो कि वर्बल टेस्टिमनी से मिलती है, इन सभी में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ परसेप्शन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि गॉड को, आत्मा को, परमात्मा को, जगत को हम देख नहीं सकते, तो उसमें हम विश्वास भी नहीं करते। मेरे लिए ये जितने भी ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज हैं, इनको मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये व्यूज हैं ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज के रिजेक्शन के लिए चारवाक के, जो कि हमारा एक टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस का, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में 2 ही टॉपिक हैं हमारे चारवाक के। पहला है इनकी एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, और दूसरी है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटाइटी। तो इन दोनों ही चीजों को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनके एथिक्स की। अगर हम बात करते हैं इनके एथिक्स की, तो जब मटेरियलिस्ट का अगर आपको एथिक्स लिखना होगा, ये आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पेपर 4 होता है, उसमें भी आपको काम आएगा। ऐसे में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मटेरियलिज्म को इंडिकेट करते हैं, उस मटेरियलिज्म में आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। चारवाक ये कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। व्हिच मींस पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर नहीं जाओ, और जब गिर जाओ तो उठो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। ये इनके एथिक्स हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने हेडोनिस्टिक हैं, कितने सुखवादी हैं। आपको जिससे सुख मिलता है आप वो काम करें, बिना किसी भी चीज की चिंता किए। इनके लिए एथिक्स वही हैं जब आप अपने एथिक्स पर कमिटेड हैं। आपके एथिक्स ये होने चाहिए कि आपको सुख मिलना चाहिए। आपको जिस चीज से सुख मिलता है उसके लिए आपका कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। अगर आपको शराब पीने से सुख मिलता है तो आपका पूरा कमिटमेंट शराब के लिए होना चाहिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितनी पी सकते उतनी पी लो। ये इनके एथिक्स हैं। यानी कि इनके हिसाब से कोई यूनिवर्सल एथिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एथिक्स सब्जेक्टिव होते हैं, जिनको हम खुद ही फॉर्म करते हैं, और उन एथिक्स के लिए हमारा जो कमिटमेंट है वही हमारी वैल्यूज होती हैं, वही हमारे मॉरल्स होते हैं, और यही हमारी मॉरल वैल्यूज हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चारवाका फिलॉसफी। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है यहाँ पे, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब हम बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन इनका 2022 में 15 नंबर का है। हाउ डू न्यायिकास रिस्पॉन्ड टू चारवाकास ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द इन्फ्रेंस अनुमाना एंड एस्टैब्लिश इन्फ्रेंस एज एन इंडिपेंडेंट मींस ऑफ नॉलेज, क्रिटिकली डिस्कस। जो न्याय दर्शन है वो जब ये इन्फ्रेंस को रिजेक्ट करते हैं तो न्याय इनको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। न्याय दर्शन एक्सेप्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, लेकिन ये उसको डिनाई करते हैं। तो न्याय ये कहते हैं कि जब भी हम परसेप्शन लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी लेते हैं, यानी कि चीज़ों के एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हम उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी परसीव करते हैं। तभी हमें कंप्लीट नॉलेज मिलती है चीज़ों की, जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं, आपका जो परसेप्शन है वो भी एरोनियस होगा, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। इस तरीके से जो न्याय है वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द बियरिंग ऑफ चारवाकास एपिस्टेमोलॉजी ऑन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज बाय देम। 2021 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि चारवाक की जो एपिस्टेमोलॉजी है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज की, वो क्या है। चारवाक ये कहते हैं कि त्रयो वेदत से कर्तारव भंडधूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता जो भांड धूर्त निशाचर हैं, उन्होंने तीनों वेदों की रचना की है अपने फायदे के लिए। तो स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, आत्मा, इन सब चीजों का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इन पे हमें विश्वास नहीं करना है। गॉड में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, आत्मा को भी हम परसीव नहीं कर सकते, रीबर्थ को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें विश्वास नहीं करते। अगर बात करते हैं हम वेदों की, तो वेदों में भी हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि वेद जो हैं वो भांड धूर्त निशाचरों ने लिखे हुए हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए उनको लिखा है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो बलि प्रथा है वो गलत है, दूसरी तरफ वो बलि प्रथा को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ तो वो अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बलि प्रथा का क्या करते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे वेद जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हम कैसे मान लें। और जो लिखने वाला है हम कैसे मान लें कि ही इज इनफैलिबल, विच मीन्स ही इज फैलिबल। और उसको लिखने वाले जो है वो भांड धूर्त निशाचर ही हो सकते हैं, कोई गॉड जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, गॉड जैसी कोई एंटाइटी नहीं है। इस तरीके के ये आर्गुमेंट्स देते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इनका जो सोल कॉन्सेप्ट है
मटेरियलिज्म को वो ये कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा गतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही ऋण लेके पियो, त्रयो वेद से करता रहो भंड दूत निशाचरा। तीनों वेदों के रचयिता भांड दूत निशाचर हैं। भस्मीभूत देह से पुनर्गमनम कुतः, एक बार भस्मीभूत हो गए दोबारा इस दुनिया में आगमन का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब तक जीवित हो तब तक आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है वो आप करो, खूब पैसा कमाओ, अर्थ और उसको काम के लिए इस्तेमाल करो, यानी कि सेंस प्लेजर के लिए इस्तेमाल करो। तो दिस इज ऑल अबाउट चारवाकास फिलोसफी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी जैनिज्म, क्योंकि हमारा अगली यूनिट है यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल की इंडियन फिलोसफी के सिलेबस में। तो कोई भी अगर डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल है 15,999, लेकिन आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा SG Live, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। So this is all about this unit and this lecture and this topic. Thank you so much for joining my class. Have a good day. Good luck. Stay tuned to Study IQ. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।